नमस्कार दोस्तों, चहल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारा रैपिड रिवीजन का सीरीज प्रतिदिन आपको देखने को मिलता है, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का और डीआई का। तो आपको उम्मीद होगा कि यह सेशन आगे भी कंटिन्यू ऐसे ही बना रहेगा और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा होगा, हमें यह उम्मीद है। और जल्द ही हम आपको एक बात फिर से बता दें कि जैसे ही जो बीपीएससी 71 का रिजल्ट आएगा, हम लोग मेंस की सीरीज पे काम कर रहे हैं और मेंस का हर एक पोर्शंस का, स्पेशली जीएस 1 और जीएस 2 और डीआई का पोर्शन, हर एक पोर्शंस पे व्यापक आपको डिस्कशन के साथ क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ पे उसके मॉडल आंसर मिलेंगे और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इस तरह से ही हमारे इस जो चैनल है चहल एकेडमी, इस पर जुड़े रहेंगे आप लोग। और आज का हमारा आज पहला सवाल है, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन। पिछले क्लास में हमने बताया कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए आयनोस्फीयर का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि जो टेलीकम्युनिकेशन है ये है आयनोस्फीयर, इसका सही जवाब। दूसरा हमारा सवाल है, इन विच एटमॉस्फेयर लेयर आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लोकेटेड। यानी संचार उपग्रह जो है किस वायुमंडलीय परत पर लोकेटेड होते हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन है, साइंस टेक का भी पोजीशंस इसमें कवर होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो भी उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं, वो सब के सब बहिर्मंडल में, एक्सोस्फीयर में जा कर के स्टेबल किया जाता है। आपको हमने बताया भी है कि ये इक्वेटर है और इक्वेटर से 36,000 किलोमीटर 36,000 किलोमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और वहीं पर ज़्यादातर मुख्य रूप से जो सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उसको रखा जाता है, जो आप साइंस टेक में पढ़ते भी होंगे। चले हम लोग आज का 3rd नंबर सवाल पर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अपवार्ड इज। पृथ्वी की सतह से ऊपर की और वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है। अब देखिए, पृथ्वी की सतह हो गई, ऊपर चलेंगे, सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल और एकांकी मंडल। ये गलत हो गया, आयनोस्फीयर नहीं होता है, स्ट्रेटोस्फीयर नहीं होगा, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेजोस्फीयर, आयनोस्फीयर। इसका सही जवाब अपना हो जाएगा सी नंबर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। चलते हैं हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन पर। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, इन रिलेशन टू ओजोन विच स्टेटमेंट आर ट्रू। यानी ओजोन के संबंध में कौन सा कथन हमारा सत्य है, ये पूछा जा रहा है। ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। 1985 में यह स्पष्ट हो गया कि ओजोन परत में छिद्र हैं। तो अपने को ध्यान रखना है साथियों कि 1985 में ही यह बात स्पष्ट हो गया था कि ओजोन परत में छिद्र है। और इसी के बाद 1987 में जो ओजोन लेयर को मतलब बोलें तो ओजोन लेयर को भरने के लिए, ओजोन लेयर को के छिद्र को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। आपको याद होगा, आपने इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ा होगा। ये सही है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। और 1989 में ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेवार रसायन का उपयोग का प्रतिबंध लगा दिया गया। यह बात भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही। तो इसके सही जवाब हो जाएंगे ये सभी, ऑल ऑफ द एबव। आपको बता दें कि जो ओजोन लेयर में छिद्र होता है, ओजोन लेयर में छिद्र का कतई यह मतलब नहीं समझा जाए कि एक छोटा सा छिद्र हो जाता है। ओजोन लेयर का जो थिकनेस है साथियों, जब उसमें थिकनेस कम हो जाता है, यानी ओजोन लेयर में मान लिया जब डेंसिटी इस तरह से है और अगर यही डेंसिटी इस तरह से हो जाए तो इसमें गैपिंग बढ़ गया, इसी को ओजोन होल बोला जाता है, ओजोन छिद्र बोला जाता है। और ये गैपिंग जो बढ़ता है साथियों, इसमें मेजर रोल प्ले करता है क्लोरीन। आप जानते होंगे क्लोरीन, जिसको जो किससे रिलीज होता है, CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से, ठीक है। इसलिए अब ये इन सारी चीज़ों को कन्वर्ट किया जा रहा है, इसके जगह पे दूसरी चीज़ का यूज किया जाता है। और ये CFC किससे रिलीज हो रहा है, आपको भी ये भी पता होगा। ये सारे के सारे CFC जो हैं रेफ्रिजरेटर से निकल रहे हैं, शेविंग क्रीम से निकल रहे हैं और भी बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट हैं उससे निकल रहे हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा आज 5th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन मैचिंग द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी वायुमंडल की परत और उसकी विशेषताओं के मिलान में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। क्षोभ मंडल मौसम संबंधी, बिल्कुल सही। समताप ओजोन, बिल्कुल सही। आयन पृथ्वी के सतह पर प्रवर्तित रेडियो तरंग, यह भी सही है। और इस प्रकार इसका जो सही एक मध्य मंडल अरोड़ा। अब बताइए, मध्य मंडल अरोड़ा हमने बताया
नहीं बताया था। अरोड़ा को क्या बताया था साथियों? हमने अरोड़ा को बताया था कि वो एक्सोस्फीयर के कारण बनता है। तो इसका सही जवाब 1 2 3 हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का 6 नंबर क्वेश्चन है, द हाइएस्ट टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज रिकॉर्डेड एट, यानी कि अर्थ का हाईएस्ट टेम्परेचर जो है, पृथ्वी का सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया गया है अभी तक में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ध्यान रखेंगे साथियों कि हाईएस्ट टेम्परेचर का कतई यह मतलब नहीं निकालेंगे कि जहाँ सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है। सूर्य की रोशनी हमें पता है कि इक्वेटर पर पड़ रही है, भूमध्य रेखा पर पड़ रही है, लेकिन वहाँ का जो लैंड फॉर्म है, उसकी जो एल्टीट्यूड है, वह भी वहाँ के टेम्परेचर को प्रभावित करती है, जो हमने आपको क्लास में बता रखा है। चलते हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है, रेडिएंट एनर्जी फॉर्म फ्रॉम द सन दैट स्ट्राइक द अर्थ इज कॉल्ड, यानी सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा जो पृथ्वी पर पड़ती है क्या कहलाती है? उसको इंसोलेशन कहते हैं, सूर्यातप कहते हैं। ध्यान रखना है। यह हमारा बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट मोर सनलाइट एज कंपेयर टू द 3, यानी निम्नलिखित में से तीनों की तुलना में, ये तीनों में कंपेयर करना है कि अधिक प्रकाश का परावर्तन कौन करेगा। देखिए ये क्वेश्चन सीधे एल्बिडो से पूछा गया है साथियों। एल्बिडो एक इफेक्ट होता है, हमने आपको क्लास में बताया है कि एल्बिडो इफेक्ट मतलब सूर्य की किरणें जितनी आई उतनी ही वापस हो जानी चाहिए। तो ये एल्बिडो सबसे ज़्यादा आइस का होता है, देन सैंड का होता है। तो इसमें आइस तो नहीं है लेकिन सैंड दिख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसमें जाएंगे तीनों के तीनों, तो देखिए यहाँ आइस भी दिख रहा है, एक ताज़ा बर्फ से ढकी हुई, तो लैंड कवर्ड विथ फ्रेश आइस, ये सबसे ज़्यादा एल्बिडो करेगा। सेकेंड नंबर पर हमारा मरुस्थल एरिया एल्बिडो करता है। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा आज का 9th नंबर सवाल है, नवा क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एनुअल रेंज टेम्परेचर अकर्स ओवर, यानी कि जो तापमान की अधिकतम वार्षिक सीमा है कहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। आपको बता दें कि जो सबसे अधिकतम सीमा है यह एशिया और उत्तरी अमेरिका के 60 डिग्री नॉर्थ पर देखने को मिलता है। चलिए हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है आज का, यह है, वेरा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ एल्बिडो। देखिए हमने अभी एल्बिडो की बात की और एल्बिडो पे सवाल भी आपको देखने को मिल गया। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? संचरण शक्ति, अवशोषण शक्ति, उत्सर्जक शक्ति और परावर्तक शक्ति। साथियों इसका जो होगा रिफ्लेक्टिंग पावर को ही एल्बिडो कहते हैं, आप लोग जान रहे हैं इस बात को। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 11th नंबर सवाल है आज का कि हाउ मच हैज़ द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइजन इन द लास्ट सेंचुरी, यानी पिछली शताब्दी में वैश्विक औसत तापमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। शताब्दी बोलते हैं साथियों 100 साल को, 100 ईयर्स को अपने लोग एक शताब्दी बोलते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर बढ़ा है एटमॉस्फेयर में। और आपको पता है कि इसी के लिए जो पेरिस एग्रीमेंट होता है, पेरिस एग्रीमेंट, जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है, ये इसी के लिए किया गया है कि पृथ्वी के टेम्परेचर को 1.5 डिग्री बढ़ने से रोकने की बात की गई थी, पर यहाँ पर एक शताब्दी में अपने को 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसलिए यहाँ पर और ज़्यादा संभलने की बात है, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज हो ही गया है, अब आपको क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट देखने को भी मिल रहा है कि कहीं से कहीं पे आप देख रहे होंगे बादलों का फटना, भूस्खलन, और उसके बाद जितनी भी अचानक गंगा में इतना ज़्यादा फ्लड आ जाना, तो कैसे हो रहा है ये सब के सब क्लाइमेट चेंज का ही इफ़ेक्ट अपने को देखने को मिल रहा है कि जब बारिश होना चाहिए तब बारिश नहीं होगा, जब सूखा होना चाहिए तब सूखा नहीं होगा, जिस समय जिस जगह पर जितना बारिश होना चाहिए उस जगह पर बारिश नहीं हो करके जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ मैक्सिमम बारिश हो जाएगा। आपने अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में यह घटना ज़रूर देखा होगा कि दुबई बगल वाले एरिया में जो अरेबियन पेनिनसुला है, जहाँ डेजर्ट एरिया है, वहाँ इतना बारिश आया कि बाढ़ हो गया, जबकि वहाँ कभी बारिश नहीं होता था। तो ये सब जो इफ़ेक्ट दिख रहा है, ये सब इफ़ेक्ट किसका परिणाम है? क्लाइमेट चेंज का परिणाम है। और आपको पता है कि क्लाइमेट, मौसम और क्लाइमेट चेंज में क्या अंतर है, हमने आपको क्लास में बता रखा है। तो इसका सही जवाब साथियों हो जाएगा डी नंबर। हमारा आज का 12th नंबर क्वेश्चन है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन सारे स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। अर्थ सरफेस रिमिट्स हीट इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, क्या पृथ्वी की उष्मा, पृथ्वी की सतह पराबैंगनी किरण के रूप में पुनः उष्मा उत्सर्जित करती है। हमने अभी आपको बताया कि ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी पार्थिव विकिरण के रूप में उष्मा को उत्सर्जित करती है, तो पहला तो गलत हो गया। क्लाउड एंड गैसेज रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी क्या बादल और गैसें आने वाले सौर विकिरण का 1/4 परिवर्तित कर देता है, 1/4 परिवर्तित कर देता है। तो साथियों अगर हम इस पे देखें तो यह बात बिल्कुल सही है कि 1/4 जो है 25% इंसोलेशन को रिफ्लेक्ट कर देता है बादल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ओनली 2। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 13 नंबर सवाल पे। हमारा 13वां सवाल है, क्लाउडी नाइट्स आर हॉटर देन क्लियर नाइट्स ड्यू टू, यानी बादल वाली रात साफ रात की तुलना में अधिक गर्म होती है क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन परत इफेक्ट, घटना, स्थलीय विकिरण। अभी हमने आपको बताया कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण जो बादल है वो उसको रोकने का काम करता है और एटमॉस्फेयर को ज़्यादा गर्म करता है। चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। बोल रहा है, अ माउंटेन इज 3000 मीटर हाई, इफ द टेम्परेचर एट इट्स बॉटम इज 30 डिग्री सी, व्हाट विल बी टेम्परेचर एज इट्स टॉप, यानी एक पर्वत 3000 मीटर ऊंचा है, यदि इसके तल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। सिंपल समझिए, ये न्यूमेरिकल टाइप में दिया गया है लेकिन कोई दम उम नहीं है इस क्वेश्चन में कि 3000 मीटर इसकी हाइट है, ध्यान रखना है, और इसका जो बॉटम का तापमान है ये 30 डिग्री सी दे दिया है। तो पूछ रहा है कि इसके शीर्ष का तापमान क्या होगा, यानी इसके शीर्ष पे जैसे जैसे हम लोग जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा और डिक्रीज करके कहाँ पहुँच जाएगा साथियों, ये डिक्रीज करके 10.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच जाएगा। ये इतना डिक्रीज होगा इसके अकॉर्डिंग। तो ये कितना हो गया, 10.5 डिग्री सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना बी नंबर, -10.5 डिग्री, -10.5 सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर यहाँ मैंने इसको घेरा है, सी नंबर इसका माइनस में नहीं जाएगा क्योंकि ये क्या है, टॉप ऑफ द माउंटेन है। माउंटेन से जब हम ऊपर चले जाएंगे क्लाउड में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, जहाँ की आप देखते होंगे क्लाउड में आइस भी बना हुआ रहता है, बर्फ जमा हुआ रहता है, और वही बर्फ कभी कभी जो गिरता है धरती पे जिसको आप पत्थर बोलते हैं, तो वो माइनस में होता है। आपको एक बात और यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो ट्रोपोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर का ऊपरी जो लेयर है जिसको ट्रोपोपाउस बोलते हैं, ट्रोपोपाउस में जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है -85 डिग्री सी तक मिलता है साथियों, लेकिन यहाँ पे अपना माउंटेन है इसलिए 10.5 डिग्री सेल्सियस इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट और आज का ये अंतिम सवाल। एयर प्रेशर इज लोएस्ट इन, कहाँ का एयर प्रेशर कम होगा? वायुदाब सबसे कम होगा शीत, वसंत, शरद, ग्रीष्म। आपको पता है कि ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब सबसे कम होती है क्योंकि जो एयर है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है और एयर प्रेशर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है एयर से कि एयर धरती पे कितना है। जैसे ही गर्म करते हैं एयर को वो हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। हमने आपको क्लास में काफ़ी डिटेल से इन सारी बातों पे चर्चा किया है। तो फिलहाल आज के सेशन के लिए इतना ही है आप लोगों के लिए, और आप लोग ऐसे ही चहल एकेडमी के इस ऑनलाइन चैनल से जुड़े रहें और कंटिन्यूटी बनाए रखें, क्योंकि आपको पता है कि ज्योग्राफी में हर एक जो लेक्चर आ रहा है हमारा उसके पीछे वाले लेक्चर से उसका कनेक्शन बना रहता है। इसलिए आप लोग इस चैनल पर ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद।